नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका राजंस करियर प्राइवेट लिमिटेड के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। मैं हूं शशिधर पांडे और आज हम यहां पर लेकर आए हैं आपके सामने एनटीपीसी स्टेज 2 से जुड़े हुए कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न। और आज हम यहां पर जिस विषय के महत्वपूर्ण प्रश्न देखने जा रहे हैं वो विषय है आपका इतिहास। तो आइए देखते हैं इतिहास के कौन से महत्वपूर्ण प्रश्न हैं जो आपको इस परीक्षा में उपयोगी साबित हो सकते हैं। आइए शुरू करते हैं। तो देखते हैं सबसे पहला प्रश्न कौन सा है। सबसे पहला प्रश्न है कि गौतम बुद्ध का जन्म कहां हुआ था। चार ऑप्शन है आपके सामने, बोध गया, पाटलिपुत्र, लुम्बिनी या वैशाली। तो बोध गया, पाटलिपुत्र, लुम्बिनी और वैशाली, ये चार ऑप्शन में से जो सही उत्तर है वो है लुम्बिनी। ध्यान रखेंगे कहां पर हुआ था गौतम बुद्ध का जन्म, तो लुम्बिनी में हुआ था। और ये लुम्बिनी है कहां पे, तो ये भी आपको जानकारी होनी चाहिए कि लुम्बिनी की लोकेशन है नेपाल में। तो ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इससे अक्सर प्रश्न आता रहता है कि गौतम बुद्ध का जन्म कहां हुआ था। तो ध्यान रखेंगे कहां हुआ था, लुम्बिनी में। इसके बाद आते हैं हम अपने अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है कि बुद्ध शब्द का तात्पर्य होता है, यानी कि बुद्ध शब्द का अर्थ क्या होता है। चार ऑप्शन है, एक है, पहला है एक विजेता, दूसरा है एक परिमोचक, तीसरा है एक ज्ञान संपन्न व्यक्ति, चौथा है एक भ्रमणकारी। तो बुद्ध शब्द का जो वास्तविक अर्थ होता है वो होता है एक ज्ञान संपन्न व्यक्ति, एक ऐसा व्यक्ति जो ज्ञान से परिपूर्ण हो, वही क्या कहलाएगा, बुद्ध। तो ये आप ध्यान में रखेंगे। आते हैं अपने अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है गौतम बुद्ध की मृत्यु कहां हुई थी। तो गौतम बुद्ध की जो मृत्यु हुई थी उसके बारे में चार ऑप्शन यहाँ पर दिया गया है, आपको बताना है सही उत्तर। तो पहला ऑप्शन है लुम्बिनी, दूसरा ऑप्शन है श्रावस्ती, तीसरा कुशीनगर और चौथा है बोध गया। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है कुशीनगर। ध्यान रखेंगे गौतम बुद्ध की मृत्यु कहाँ हुई थी, कुशीनगर में हुई थी। और बौद्ध धर्म में महात्मा बुद्ध की मृत्यु के लिए जिस शब्द का प्रयोग किया गया है वो शब्द है महापरिनिर्वाण। तो महापरिनिर्वाण बौद्ध धर्म में महात्मा बुद्ध की मृत्यु को कहा गया है। और ये कहाँ हुआ था, तो ध्यान रखेंगे ये महापरिनिर्वाण हुआ था मल्ल महाजनपद में। कौन से महाजनपद में, तो मल्ल महाजनपद में महात्मा बुद्ध को महापरिनिर्वाण की प्राप्ति हुई थी। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है, कुशीनगर। ध्यान रखेंगे महापरिनिर्वाण और मल्ल महाजनपद को भी ध्यान में रखने की कोशिश करेंगे। देखते हैं अपने अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न है किसके गणतंत्र में बुद्ध ने महापरिनिर्वाण प्राप्त किया था। अभी जस्ट पहले ही मैंने बताया आपको, मल्लों के। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा, मल्लों के जनपद में या मल्ल महाजनपद में महात्मा बुद्ध को महापरिनिर्वाण की प्राप्ति हुई थी। ये आपके लिए महत्वपूर्ण है। देखते हैं अपना अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है गौतम बुद्ध के संबंध में सभी सही हैं सिवाय एक के। मतलब यहाँ पर चार ऑप्शन दिए गए हैं और इन चार में से तीन ऑप्शन सही हैं और एक ऐसा ऑप्शन है जो गलत है। देखते हैं कौन सा ऑप्शन गलत है। पहला दिया है उनका जन्म लुम्बिनी में हुआ था, बिल्कुल सही है, उनका जन्म लुम्बिनी में हुआ था। दूसरा दिया उनकी मृत्यु कुशीनगर में हुई थी, ये बात भी सही है। तीसरा ऑप्शन दिया है उन्हें ज्ञान की प्राप्ति बोध गया में हुई, ये बात भी सही है। और चौथा ऑप्शन दिया है उन्हें ज्ञान की प्राप्ति राजगिर में हुई। तो ये जो चौथा ऑप्शन है ये गलत है, उन्हें ज्ञान की प्राप्ति बोध गया में हुई थी। तो ये प्रश्न भी आपको ध्यान रखना होगा कि जन्म स्थान आपको ध्यान रखना होगा, मृत्यु का स्थान भी ध्यान रखना होगा और साथ ही साथ ज्ञान की प्राप्ति वाला स्थान भी आपको याद रखना होगा। इसके बाद आते हैं अपने अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है भगवान बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश कहाँ दिया था। चार ऑप्शन है, बोध गया, सांची, सारनाथ या कुशीनगर। तो यहाँ पर बात की गई है महात्मा बुद्ध या भगवान बुद्ध के प्रथम उपदेश से संबंधित। और आप सभी को इस बात के बारे में जानकारी होगी कि महात्मा बुद्ध ने जब ज्ञान प्राप्त कर लिया था तो ज्ञान प्राप्त करने के बाद उन्होंने अपना प्रथम उपदेश सारनाथ में दिया था। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा, सारनाथ। ध्यान रखेंगे ऑप्शन सी, सारनाथ। और सारनाथ है कहाँ, तो ये इसकी वर्तमान जो लोकेशन दिखाई देती है, स्थिति दिखाई देती है वाराणसी या बनारस जिसको आप बोलते हैं उसमें दिखाई देती है। और ये कहाँ है, तो वर्तमान उत्तर प्रदेश में है ये। तो ध्यान रखेंगे सारनाथ कहाँ है, तो वाराणसी या बनारस में। और ये वाराणसी बनारस है कहाँ, तो उत्तर प्रदेश में। ये आपको जानकारी होनी चाहिए। और महात्मा बुद्ध बात की गई है प्रथम उपदेश की, तो महात्मा बुद्ध के द्वारा दिया गया प्रथम उपदेश वो बहुत महत्वपूर्ण है। और इसे जो बौद्ध धर्म में क्या कहा जाता है उसको भी आपको ध्यान में रखना चाहिए। महात्मा बुद्ध के द्वारा दिया गया प्रथम उपदेश बौद्ध धर्म में धर्म चक्र या धम्म चक्र प्रवर्तन किस नाम से जाना जाता है, तो ध्यान रखेंगे धम्म चक्र प्रवर्तन के नाम से जाना जाता है। धम्म चक्र प्रवर्तन क्या है, प्रथम उपदेश। तो ये सारी बातें आपको ध्यान में रखनी होंगी। इसके बाद आते हैं हम अपने अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है सारनाथ में बुद्ध का प्रथम प्रवचन कहलाता है। बस बिल्कुल वही बताया ही मैंने। चार ऑप्शन है, देख लेते हैं। पहला महाविनिर्वाण, दूसरा है महापरिनिर्वाण, तीसरा है महामस्तकाभिषेक, चौथा है धर्म चक्र प्रवर्तन। तो महात्मा बुद्ध के द्वारा दिया गया प्रथम प्रवचन क्या कहलाता है, धर्म चक्र प्रवर्तन। ध्यान रखेंगे क्या कहलाता है, धर्म चक्र प्रवर्तन। और
ये महात्मा बुद्ध ने जो दिया था, जो प्रथम उपदेश था, ये किसको दिया था? तो अपने 5 प्रथम ब्राह्मण शिष्यों को। तो ये उनके ब्राह्मण शिष्य थे जो जिन्हें महात्मा बुद्ध ने अपना प्रथम संदेश सुनाया था। तो ये आपके लिए महत्वपूर्ण है। तो आइए देखते हैं अपना अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है कि जातक पवित्र ग्रंथ हैं किसके? तो यहाँ पर सबसे पहले तो आपको ध्यान रखना है कि प्रश्न किसके बारे में पूछा गया है। तो जातक के बारे में। तो जातक क्या है पहले इसको जान लेते हैं। तो जातक हैं क्या? इनका पूरा नाम है जातक कथा। जातक कथा नाम का एक ग्रंथ है, ध्यान रखेंगे। तो ये ग्रंथ हैं, किस धर्म के ग्रंथ हैं यही पूछा गया है। तो ऑप्शन है वैष्णवों का, जैनियों का, बौद्धों का या शैवों का। तो ध्यान रखेंगे इस प्रश्न का सही उत्तर है बौद्धों का। तो जातक जो है वो बौद्ध धर्म के धार्मिक ग्रंथ हैं। इनकी भाषा क्या है? तो इनकी भाषा आपको दिखाई देगी पाली। और इस ग्रंथ में यानी कि जातक ग्रंथ में आपको क्या मिलता है, इस कथा में क्या मिलता है आपको? तो महात्मा बुद्ध के सभी पूर्व जन्मों का उल्लेख मिलता है। ध्यान रखेंगे इस ग्रंथ में महात्मा बुद्ध के सभी पूर्व जन्मों का उल्लेख किया गया है। इसके बाद आइए देखते हैं हम अपना अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार के लिए कौन सी भाषा प्रयोग की गई थी? तो ध्यान में रखेंगे पहले ऑप्शन देख लेते हैं। पहले संस्कृत, प्राकृत, पाली और हिंदी। 4 ऑप्शन आपके सामने यहाँ पर दिए गए हैं। इस प्रश्न का सही उत्तर है पाली। ध्यान रखेंगे इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है? पाली। ये आपको ध्यान रखना है कि महात्मा बुद्ध ने स्वयं भी अपने जो प्रवचन थे, जो उपदेश थे, उनको देने के लिए सर्वाधिक जिस भाषा का प्रयोग किया है वो पाली का, क्योंकि उस समय के समाज में पाली जो है जन सामान्य के द्वारा आसानी से समझी और बोली जाती थी। साथ ही साथ अधिकांश जो बौद्ध साहित्य हैं उन्हें भी पाली भाषा में ही लिखा गया है। इसके बाद आते हैं हम अपने अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है बुद्ध के उपदेशों का संग्रह है, यानी कि इन 4 ग्रंथों में से वो कौन सा ग्रंथ है जिसमें महात्मा बुद्ध के उपदेश संग्रहित किए गए हैं या रखे गए हैं? 4 ऑप्शन में से पहला है बुद्धचरित, दूसरा सुत्त पिटक, तीसरा धम्म पिटक, चौथा है विनय पिटक। तो यहाँ पर आप ध्यान रखेंगे कि महात्मा बुद्ध की जो उपदेश है, बात की गई है बुद्ध के उपदेशों की या प्रवचनों की, तो वो आपको दिखाई देगा किसमें? सुत्त पिटक में। तो सुत्त पिटक एक ग्रंथ है बौद्ध धर्म के और ये 3 पिटकों में से एक हिस्सा है। तो ध्यान रखेंगे बौद्ध धर्म में एक बहुत ही प्रसिद्ध ग्रंथ दिखाई देते हैं जिनका नाम है त्रिपिटक। त्रिपिटक मतलब 3 पिटक और पिटक मतलब होता है ग्रंथ। तो 3 ग्रंथों को मिलाकर के त्रिपिटकों की रचना की गई है और उनमें सबसे प्रमुख एक दिखाई देता है कौन सा? सुत्त पिटक। और इसके अलावा 2 पिटक और यहाँ पे दिए हैं, अभिधम्म पिटक और विनय पिटक। तो इन तीनों को मिलाकर के क्या बोला जाता है? त्रिपिटक। और इनमें से जो सुत्त पिटक है उसी में महात्मा बुद्ध के उपदेश या प्रवचन हमें दिखाई देते हैं। इसके बाद हम बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से बुद्ध का समकालीन कौन था? मोजेस, कन्फ्यूशियस, मोहम्मद या कोई नहीं? तो ध्यान रखेंगे कि बुद्ध का जो समय मिलता है भारतीय इतिहास में वो 600 ईसा पूर्व से 500 ईसा पूर्व के आसपास दिखाई देता है। कब दिखाई देता है? तो 600 से लेकर के 500 ईसा पूर्व के आसपास महाजनपद का जो काल था भारतीय इतिहास में, वही काल महात्मा बुद्ध का भी काल माना जाता है। और लगभग इसी काल में आपको जो एक व्यक्ति इन 3 लोगों में से दिखाई देता है वो है कौन? कन्फ्यूशियस। और इसने चीन में, कन्फ्यूशियस कहाँ के व्यक्ति? तो ध्यान रखेंगे कन्फ्यूशियस चीन के व्यक्ति थे, चाइना से संबंधित थे और लगभग उसी कालखंड में ये चाइना में मौजूद थे जिस काल में महात्मा बुद्ध मौजूद थे और इन्होंने अनेक तरह के धार्मिक विचार वहां पर लोगों को दिए थे। तो ध्यान रखेंगे कहाँ से? कन्फ्यूशियस चाइना से हैं और ये महात्मा बुद्ध के समकालीन दिखाई देते हैं। इसके बाद हम आते हैं अपने अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन जैन धर्म के असली संस्थापक माने जाते हैं? असली या वास्तविक, जो भी बातें हों, दोनों बातें एक ही हैं। असली संस्थापक या वास्तविक संस्थापक? 4 ऑप्शन है ऋषभनाथ, पार्श्वनाथ, नेमिनाथ या महावीर स्वामी। तो आप यहाँ पर ध्यान रखेंगे कि इन 4 ऑप्शन में जो पहला नाम है ऋषभनाथ या ऋषभ देव, इन्हीं को आदिनाथ के नाम से भी जाना जाता है। ये जैन धर्म के पहले तीर्थंकर थे, जबकि वर्तमान महावीर जो है वो इसके 24वें तीर्थंकर थे। तो ये पहले हैं और ये 24वें हैं। तो प्रश्न में पूछा गया है असली या वास्तविक संस्थापक किसका? जैन धर्म का। तो ये माने जाएंगे कौन? वर्तमान महावीर। तो ये आपको ध्यान रखना होगा। वहीं पर हम बात कर लेते हैं इसमें, यानी कि जैन धर्म में एक बहुत ही महत्वपूर्ण शब्द का, और वो शब्द है क्या? तीर्थंकर। क्या शब्द है वो? तो तीर्थंकर। जैन धर्म में जो तीर्थंकर हैं उनके बारे में ऐसा माना जाता है कि ये जो तीर्थंकर हैं यही उनके लिए सबसे प्रमुख व्यक्ति हैं। यहाँ पर हम ये समझ लेते हैं कि तीर्थंकर शब्द का क्या अर्थ होता है। पहले तो ये जान लीजिए कि जैन धर्म में कुल कितने तीर्थंकर हुए हैं ऐसा माना जाता है। तो जैन धर्म में कुल 24 तीर्थंकर हुए, मतलब 24 ऐसे व्यक्ति हुए हैं जिन्हें जैन धर्म ने तीर्थंकर की मान्यता दी है। यहाँ पर आपको तीर्थंकर शब्द का भी अर्थ समझ लेना चाहिए। ये जो तीर्थंकर शब्द है ये 2 शब्दों से मिलकर के बना हुआ है, जिनमें से एक शब्द है तीर्थ और दूसरा शब्द है कर।
तीर्थ शब्द का जो अर्थ होता है उसको भी आप जान लीजिए। तीर्थ शब्द का अर्थ होता है वो नियम जिनकी सहायता से एक व्यक्ति इन सांसारिक मोह माया के बंधनों से मुक्ति पा सकता है, उन्हीं को क्या कहा जाता है? तीर्थ। और कर का अर्थ होता है कराने वाला या दिलाने वाला या मुक्ति दिलाने वाला। तो तीर्थंकर का अर्थ ये हो सकता है या ये निकालना चाहिए हमें कि वह व्यक्ति जो इस समाज के लोगों को सांसारिक मोह माया के बंधनों से मुक्ति दिला सके, वही है तीर्थंकर। और जैन धर्म में ऐसे कुल 24 व्यक्तित्वों की कल्पना की गई है और इन्हें ही क्या कहा गया है? तीर्थंकर। इनमें जो सबसे पहले तीर्थंकर माने गए हैं वो ऋषभदेव या आदिनाथ माने गए हैं, और जो 24वें तीर्थंकर हैं वो हैं वर्धमान महावीर स्वामी, और इन्हीं वर्धमान महावीर स्वामी को जैन धर्म का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। तो ये आप ध्यान में रखेंगे। इसके बाद आते हैं हम अपने अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है महावीर किस राजघराने में पैदा हुए थे? शाक्य, क्षत्रिय, लिच्छवी या सातवाहन? तो ध्यान रखेंगे महावीर स्वामी जो थे, जो जैन धर्म के संस्थापक माने जाते हैं, वो एक क्षत्रिय परिवार के थे। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, ये आपको पता होगा, हिंदू परंपरा में दिखाई देता है। तो उसी में से क्षत्रिय परिवार से संबंधित थे कौन? महावीर स्वामी। और इनका गोत्र या कुल आप ध्यान रखेंगे, इनका गोत्र या कुल दिखाई देता है ज्ञात्रिक। तो ये आपको ध्यान रखना होगा। इसके बाद हम आते हैं अपने अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है महावीर का जन्म कहाँ हुआ था? 4 ऑप्शन है सारनाथ, लुम्बिनी, कुंडलग्राम और नालंदा। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है कुंडलग्राम वैशाली। क्या है वो? कुंडलग्राम वैशाली। किसका जन्म? तो महावीर स्वामी के जन्म से संबंधित है ये प्रश्न। इसके बाद हम आते हैं अपने अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है सांची किसकी कला व मूर्ति कला का निरूपण करता है? तो बात किसकी की गई है यहाँ पर? सांची की। तो सबसे पहले समझ लें सांची क्या है। तो सांची एक स्थल है। कहाँ पर है ये? तो ये वर्तमान में मध्य प्रदेश में है। कहाँ पर है? मध्य प्रदेश में। और मध्य प्रदेश में किस जिले में है ये? तो इसकी लोकेशन दिखाई देती है मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में। तो ये आपको सबसे पहले तो लोकेशन याद रखनी पड़ेगी। अब ये जो है रायसेन में जो सांची स्थित है, ये किस धर्म से संबंधित स्थल है? तो यही प्रश्न में पूछा गया है। और ये यहाँ पे आपके सामने 4 ऑप्शन है, जैन, बौद्ध, मुस्लिम या ईसाई। तो सबसे पहले तो आप याद रखेंगे कि ये जो सांची है वो बौद्ध धर्म से संबंधित एक धार्मिक स्थल है। और यहाँ पर क्या दिखाई देते हैं? तो यहाँ पर आपको स्तूपों का निर्माण दिखाई देगा। क्या दिखाई देंगे? स्तूप है सांची में। तो सांची में स्तूप है। यहाँ पर कुल कितने स्तूप हैं ये भी आप ध्यान रखेंगे। 3 स्तूप दिखाई देते हैं। इन 3 स्तूपों में जो सबसे पहला स्तूप है उसका निर्माण मौर्य वंश के शासक अशोक के द्वारा करवाया गया था। और साथ ही साथ यहाँ पर ये भी ध्यान रखेंगे कि ये जो स्तूप होते हैं ये होते क्या हैं? तो ये स्तूप जो हैं ये ऐसे स्थल होते हैं जो जहाँ पर बौद्ध धर्म के जो भिक्षु होते हैं, जो सन्यासी होते हैं, उनके धातु अवशेष या अस्थि अवशेष को वहाँ पर रखा जाता है। तो ध्यान में रखेंगे ये सारी बातें। तो सांची प्रसिद्ध ही क्यों है? अपने स्तूपों के लिए। कुल कितने स्तूप हैं? तो 3 स्तूप हैं। ये है कहाँ? तो मध्य प्रदेश में। किस जिले में? तो रायसेन में। और ये जो वर्तमान में जो सांची है इसे वर्तमान में विश्व धरोहर स्थल का दर्जा भी प्राप्त है। तो ये भी आपके लिए महत्वपूर्ण है कि ये क्या है? एक तरह का विश्व धरोहर स्थल। कौन? सांची। तो ये सारी बातें आपको ध्यान रखना है। और प्रश्न में यही पूछा गया कि यहाँ पे जो मूर्ति कला है और बाकी कलाएं हैं वो कौन से धर्म से संबंधित है? तो वो बौद्ध धर्म से मुख्य रूप से संबंधित है। इसके बाद आते हैं हम अपने अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है बुद्ध के उपदेशों का मुख्य संबंध था किससे? पहला ऑप्शन है विचारों और चरित्र की शुद्धता से, दूसरा ऑप्शन है भक्तिवाद से, तीसरा है कर्म कांडों के व्यवहार से, चौथा है एक ही भगवान में विश्वास से। तो आपको ध्यान रखना होगा कि महात्मा बुद्ध ने अपने उपदेशों और प्रवचनों में मुख्य रूप से इस बात पर बहुत जोर दिया है कि व्यक्ति को अपने चरित्र की शुद्धता पर विशेष रूप से ध्यान देना चाहिए और कर्म कांडों और बाकी तरह के दिखावों से बचना चाहिए। इसलिए इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन ए, विचारों और चरित्र की शुद्धता पर ही उन्होंने ज्यादा ध्यान दिया। किसने? महात्मा बुद्ध ने। किस में? तो अपने उपदेशों में। तो ये आपको ध्यान में रखना होगा। इसके बाद आते हैं हम अपने अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है आजीवक संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? उपाली, आनंद, मक्खल गोसाल या राघुलोभद्र। तो सबसे पहले तो आजीवक संप्रदाय के बारे में थोड़ा सा जान लीजिए। आजीवक जो संप्रदाय है वो संप्रदाय उसी काल में विकसित हुआ था जिस काल में भारत में जैन धर्म और बौद्ध धर्म का विकास हुआ था। महाजनपद काल का जो काल है वही वो काल है जिसमें भारत में अनेक नए धर्मों और संप्रदायों का उदय होता हुआ दिखाई देता है। और उन्हीं संप्रदायों में से एक संप्रदाय है कौन सा? आजीवक संप्रदाय। और आपको इस बात की जानकारी होनी चाहिए कि मौर्य वंश का जो शासक था बिंदुसार, अशोक का पिता, कौन? बिंदुसार, वो इस आजीवक धर्म का प्रशंसक था, फॉलोअर था। तो बिंदुसार जो था वो आजीवक धर्म को मानता
था, ऐसे प्रमाण दिखाई देते हैं। बात की गई है कि इस धर्म का संस्थापक कौन था, तो इस प्रश्न का सही उत्तर है मक्खल गोसाल। कौन? मक्खल गोसाल जो था आजीवक संप्रदाय का संस्थापक माना जाता है। इसके बाद हम बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है कपिल वस्तु संबंधित है किससे? महात्मा गांधी से, महावीर स्वामी से, कृष्ण से या बुद्ध से? तो ध्यान रखेंगे कपिल वस्तु जो संबंधित है महात्मा बुद्ध से संबंधित है। इसके बारे में ये ध्यान रखेंगे कि कहां पर है कपिल वस्तु, तो कपिल वस्तु जो दिखाई देता है वो नेपाल में स्थित है। इसके बाद आते हैं हम अपने अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है महावीर एवं बुद्ध दोनों ने किसके शासन काल में उपदेश दिया था? चार ऑप्शन है अजातशत्रु, बिंबिसार, नंदीवर्धन या उदय। बात किसकी की गई है? महावीर स्वामी और महात्मा बुद्ध के बारे में। और प्रश्न ये पूछा गया कि इन दोनों ने किसके शासनकाल में अपने उपदेश या प्रवचन दिए थे? तो आपको ये पता होगा कि महात्मा बुद्ध और महावीर स्वामी दोनों ही समकालीन दिखाई देते हैं, दोनों ही लगभग एक समय में ही मौजूद थे, महाजनपद काल में ही थे। अब यहाँ पर प्रश्न किया गया है कि इन चार शासकों में से या चार व्यक्तित्वों में से वो कौन सा व्यक्तित्व था जिसके समय में ये दोनों मौजूद थे? तो ये इस प्रश्न का सही उत्तर है बिंबिसार। ध्यान रखेंगे कौन? बिंबिसार। बिंबिसार कौन है? तो बिंबिसार जो है हरेक वंश का पहला व्यक्ति है, पहला शासक है, एक तरह से हरेक वंश का संस्थापक है, या फिर आप इसको मगध साम्राज्य का संस्थापक भी कह सकते हैं। तो मगध साम्राज्य का संस्थापक और हरेक वंश का संस्थापक कौन? बिंबिसार। और उसी के समकाल में दिखाई देते हैं कौन? महावीर स्वामी एवं महात्मा बुद्ध। इसके बाद हम बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है चतुर्थ बौद्ध सम्मेलन किसके शासनकाल में हुआ था? तो प्रश्न क्या पूछा गया है उस पर ध्यान देते हैं। चतुर्थ बौद्ध सम्मेलन, बौद्ध धर्म में आपको पता होगा कि कुल 4 सम्मेलन हुए हैं, इनमें जो चौथा और अंतिम सम्मेलन हुआ था उसी से जुड़ा हुआ प्रश्न पूछा गया है किसके शासन काल में हुआ था, ये प्रश्न पूछा गया है। तो 4 ऑप्शन है अशोक, चंद्रगुप्त, कनिष्क या चंद्रगुप्त विक्रमादित्य। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है कनिष्क। और कनिष्क कौन से वंश का शासक था? तो ये भी आपको ध्यान रखना चाहिए, वो था कुषाण वंश का शासक। कौन से वंश का शासक था? कुषाण वंश का शासक था। साथ ही साथ बात की गई है चतुर्थ बौद्ध सम्मेलन की, तो ये भी जान लीजिए कि चतुर्थ बौद्ध सम्मेलन कहाँ हुआ था? तो ये हुआ था कश्मीर में। और कश्मीर में कहाँ पर हुआ था? तो कश्मीर के कुंडल वन में हुआ था। कहां पर हुआ था? कुंडल वन में ये चतुर्थ बौद्ध सम्मेलन हुआ था। कश्मीर का कुंडल वन जो जगह है वहां पर ही ये चौथा बौद्ध सम्मेलन हुआ था। साथ ही साथ ये भी ध्यान रखना होगा कि इस चौथे बौद्ध सम्मेलन का अध्यक्ष कौन था और उपाध्यक्ष कौन था? तो अध्यक्ष आपको दिखाई देगा वसुमित्र। चौथे बौद्ध सम्मेलन का अध्यक्ष कौन दिखाई देता है? वसुमित्र। और इसका एक उपाध्यक्ष भी दिखाई देता है, वो कौन दिखाई देते हैं? अश्वघोष। तो वो वसुमित्र और अश्वघोष का नाम भी आपको ध्यान में रखना होगा। साथ ही साथ ये भी ध्यान रखना होगा कि इसी बौद्ध सम्मेलन के दौरान जो है बौद्ध धर्म का 2 भागों में स्पष्ट रूप से विभाजन हो गया। एक भाग है महायान और दूसरा भाग क्या है? हीनयान। तो बौद्ध धर्म 2 भागों में विभाजित है, हीनयान और महायान में। इनमें से महायान वो भाग है जो महात्मा बुद्ध के विचारों में परिवर्तन को स्वीकार करता है, और हीनयान बौद्ध धर्म का वो शाखा है जो महात्मा बुद्ध के विचारों में किसी भी तरह के परिवर्तन का पक्षधर नहीं है। तो ये सारी बातें आपको यहाँ पर ध्यान में रखनी होंगी। इसके बाद आते हैं अपने अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है बौद्ध धर्म से संबद्ध अर्धगोलाकार अंत्येष्टि संबंधी टीले को क्या कहा जाता है? तो 4 ऑप्शन है स्तूप, तोरण, विहार या दुखंग। तो ध्यान रखेंगे जिस तरह के प्रश्न की बात यहाँ पे की गई है और जिस धर्म से जुड़ा हुआ प्रश्न की बात की गई है उस प्रश्न का सही उत्तर होगा स्तूप, क्योंकि बात की गई है यहाँ पर अर्धगोलाकार अंत्येष्टि संबंधी टीले की। तो आपको जो बौद्ध स्तूप है वो ऐसे दिखाई देते हैं, एक अंडाकार संरचना में, अर्धगोलाकार संरचना में दिखाई देते हैं, और इस तरह के जो स्थल होते हैं वो बौद्ध धर्म से जुड़े होते हैं और इन्हें क्या कहा जाता है? स्तूप। और अभी थोड़ी देर पहले हमने सांची के स्तूप के बारे में चर्चा की जो कि मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में है। क्या होता है यहाँ पर? तो जो बौद्ध धर्म के भिक्षु होते हैं, सन्यासी होते हैं, उनके यहाँ पर धातु अवशेष या अस्थि अवशेष रखे जाते हैं, तो ये आपको ध्यान में रखना होगा। इसके अलावा एक और जो स्थल इसमें दिया गया है विहार, वो भी बौद्ध धर्म से संबंधित स्थल ही है। यहाँ पर क्या होता है? तो यहाँ पर बौद्ध धर्म के जो भिक्षु होते हैं, जो सन्यासी होते हैं, वो चातुर्मास का समय बिताते हैं। चातुर्मास मतलब वो 4 महीने जो बरसात के या वर्षा ऋतु के होते हैं, इस दौरान इनके जो सन्यासी होते हैं, भिक्षु होते हैं, कहीं पर भी अपना प्रवचन या उपदेश देने नहीं जाते हैं और एक जगह कहीं पर रहते हैं। उसी को विहार, जिसे हम सामान्यतः आश्रम भी कहते हैं, वहां पर वो रहते हैं। तो विहार या आश्रम लगभग एक जैसी बातें हैं। तो बौद्ध धर्म में आश्रम के लिए क्या शब्द प्रयोग किया गया? विहार। तो स्तूप और विहार ये दोनों ही जो हैं ये बौद्ध धर्म से संबंधित संरचनाएं हैं। इसके अलावा बौद्ध धर्म में एक और संरचना दिखाई देती है, वो है चैत्य। तो चैत्य जो है वो बौद्ध धर्म में मंदिरों के लिए एक शब्द है चैत्य। तो ध्यान रखेंगे चैत्य का मतलब क्या है? एक तरह से ये बौद्ध धर्म के मंदिरों को क्या कहा जाता है? चैत्य। तो ये सारी बातें आपको ध्यान में रखनी होंगी। इसके बाद हम बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर थे। 4 ऑप्शन है महावीर स्वामी, पार्श्वनाथ, ऋषभदेव या शंकरादेव। तो
आपको भी थोड़ी देर पहले ही हमने देखा था कि जैन धर्म में कुल कितने तीर्थंकर हुए हैं, 24 तीर्थंकर हुए हैं, और इनमें जो सबसे पहले तीर्थंकर माने जाते हैं वो माने जाते हैं ऋषभ देव या ऋषभनाथ, या इन्हीं का एक और नाम क्या मिलता है, आदिनाथ। तो ध्यान रखेंगे, इन्हीं का एक और नाम मिलता है क्या, आदिनाथ। इन्हें पहला तीर्थंकर माना जाता है, जबकि महावीर स्वामी को क्या माना जाता है, 24वां। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है क्या, ऋषभदेव या आदिनाथ। इसके बाद आते हैं हम अपने अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, जैनवाद के पूर्ण ज्ञान को निम्न रूप से उल्लेखित किया गया है। बात किसकी की गई है, जैनवाद की या जैन धर्म की, और क्या बोला गया है, पूर्ण ज्ञान। मतलब जैन धर्म में पूर्ण ज्ञान की स्थिति को किस शब्द से उल्लेखित किया गया है, किस शब्द से पुकारा गया है। तो 4 शब्द हैं, जिन शब्द, रत्न शब्द, कैवल्य शब्द और निर्वाण शब्द। तो पूर्ण ज्ञान की स्थिति को जैन धर्म में किस नाम से पुकारा जाता है, उसी बारे में ये प्रश्न है, और इस प्रश्न का सही उत्तर है कैवल्य। तो ध्यान रखेंगे, कैवल्य इस प्रश्न का सही उत्तर है, क्योंकि कैवल्य शब्द का अर्थ होता है ज्ञान। इसीलिए महावीर स्वामी को जब ज्ञान प्राप्त हो गया था, संपूर्ण ज्ञान प्राप्त हो गया था, तो वो क्या कहलाए थे, कैवलीन कहलाए थे। क्या कहलाए थे, कैवलीन। तो ये आपको ध्यान रखना होगा कि महावीर स्वामी को कैवलीन भी कहा गया है जब उन्होंने ज्ञान प्राप्त कर लिया था। इसके बाद आते हैं हम अपने अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, बौद्ध धर्म को ग्रहण करने वाली प्रथम महिला है। तो वो कौन सी महिला है इन 4 ऑप्शंस में से जिन्होंने सबसे पहले बौद्ध धर्म को ग्रहण किया था, संघमित्रा, गौतमी, यशोधरा या महामाया। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है गौतमी। तो ये जो गौतमी है, ये महात्मा बुद्ध की, किसकी, महात्मा बुद्ध की मौसी माँ या सौतेली माँ थी, और इन्होंने ही सबसे पहले बौद्ध धर्म को स्वीकारा था। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा, इनकी माता गौतमी। इसके बाद आते हैं हम अपने अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, बौद्ध शिक्षा का वर्णन निम्नलिखित में से किसमें है, त्रिरत्न में, त्रिपिटक में, शीलव्रत में या अणुव्रत में। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है त्रिपिटक में। बौद्ध धर्म की जो शिक्षा है उसका वर्णन किसमें मिलता है, त्रिपिटक में मिलता है, जिनकी कुल संख्या 3 है। अभी हमने थोड़ी देर पहले देखा भी था कौन कौन से, तो सुत्त पिटक, विनय पिटक और अभिधम्म पिटक। सुत्त पिटक, विनय पिटक, अभिधम्म पिटक, वो 3 पिटक हैं जिनमें बौद्ध धर्म की समस्त शिक्षाओं का वर्णन मिलता है। तो आपको ये ध्यान में रखना होगा। इसके बाद हम बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, बिंबिसार के समय मगध की राजधानी कौन सी थी। 4 ऑप्शन है, राजगृह, नालंदा, तक्षशिला या पाटलिपुत्र। तो बात की गई है किसकी, बिंबिसार की। बिंबिसार कौन है, तो हर्यक वंश का शासक है या हर्यक वंश का संस्थापक है। साथ ही साथ ये हर्यक वंश का संस्थापक होने के साथ साथ इसके बारे में हमने देखा था कि ये मगध में वंश का भी संस्थापक है। तो हर्यक वंश और मगध दोनों का ध्यान रखेंगे, ये संस्थापक दिखाई देता है। और आपको पता होगा कि मगध की पहली राजधानी कौन सी थी, राजगृह। तो इसी का कई जगहों पर नाम मिलता है राजगीर भी। तो ये आपको ध्यान रखना होगा। तो राजगीर या राजगृह ही मगध की पहली राजधानी थी। तो बिंबिसार के समय मगध की राजधानी कौन सी थी, इस प्रश्न का उत्तर क्या आएगा, राजगृह या राजगीर। इसके बाद आते हैं हम अपने अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, मगध का कौन सा शासक बुद्ध का समकालीन था। 4 ऑप्शन है, चंद्रगुप्त मौर्य, अजातशत्रु, बिंबिसार या महापद्मनंद। प्रश्न क्या है, मगध का कौन सा शासक बुद्ध का समकालीन था। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा बिंबिसार, क्योंकि अभी हमने थोड़ी देर पहले भी देखा था कि बुद्ध जो है वो बिंबिसार के समकालीन थे। इसके बाद हम आते हैं अपने अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, पंचमार्क सिक्का कहाँ चलता था या कब चलता था। तो वैदिक काल में चलता था, हड़प्पा काल में, मौर्य काल में कि उत्तर वैदिक काल में। तो ध्यान रखेंगे, वैदिक काल, हड़प्पा काल और उत्तर वैदिक काल, इन तीनों ही कालों में आपको सिक्कों का विकास होता हुआ नहीं दिखाई देता। मतलब सिक्कों का प्रचलन नहीं दिखाई देता। वैदिक काल में भी, हड़प्पा काल में भी और उत्तर वैदिक काल में भी आपको सिक्कों का प्रचलन नहीं दिखाई देगा। किस काल में सिक्कों का प्रथम बार प्रचलन होता हुआ दिखाई देता है, तो वो काल है आपका मगध का, या फिर आप इसको बोल सकते हैं कि वो महाजनपद काल। कौन सा काल, तो महाजनपद काल वो पहला काल था जब भारत में सिक्कों का विकास होता हुआ दिखाई देता है। और इसी काल में आपको पहली बार सिक्के प्रचलन में दिखाई देंगे, क्योंकि महाजनपद काल में आपको बहुत सारे महाजनपद दिखाई देते हैं। उन्हीं महाजनपद में से एक महाजनपद था कौन सा, मगध। और मगध के कई वंश हुए हैं आपको पता है, और उन्हीं में से एक वंश हुआ है मौर्य। तो मौर्य वंश यहाँ पर दिया हुआ है ऑप्शन में। तो इस प्रश्न के हिसाब से सही उत्तर क्या होगा, मौर्य काल। अब हम यहाँ पर ये भी जान लेते हैं कि जो ये पंचमार्क सिक्के क्या होते हैं, इसके बारे में भी थोड़ा सा आपको आइडिया होना चाहिए। तो इन सिक्कों को आहत सिक्का भी कहा जाता है। हिंदी में क्या कहा जाता है, आहत सिक्का।
आहत मतलब होता है चोट पहुंचाना या चोट पहुंचा करके बनाए गए, आहत मतलब होता है चोट या ठोक पीट करके बनाए गए सिक्के। तो आहत सिक्का निर्माण विधि इसी काल में प्रचलन में आती है और इसमें होता क्या था कि सिक्कों को धातु से बनाया जाता था, सोना चांदी या फिर तांबा इत्यादि धातुओं का प्रयोग करके सिक्के बनाए जाते थे। तो सिक्कों को इन धातुओं को पहले गलाया जाता था और उन्हें एक सांचे में डाल दिया जाता था। सांचे को थोड़ा सा मतलब ये धातु जो थोड़ा सा गर्म जब नरम हो जाती थी, सीधी थोड़ा सा जम जाती थी, तो फिर उसमें क्या किया जाता था, उस राज्य के किसी न किसी मोहर को या सील को ठोक दिया जाता था। इस तरह से वो एक टेढ़ा मेढ़ा आकार ले लेता था और इस प्रकार से एक सिक्के का निर्माण हो जाता था। तो इस तरह के सिक्कों को इसको ठोक पीट करके बनाया जाता था, इसलिए इसको क्या कहा गया है, आहत सिक्का, और इसी को बोला गया है पंचमार्क सिक्का। तो ध्यान रखेंगे कि भारत में जो सबसे पहली बार सिक्कों का प्रचलन शुरू हुआ वो सिक्के क्या कहलाए, आहत सिक्के या पंचमार्क सिक्के। किस काल में शुरुआत दिखाई देता है, इनका प्रचलन दिखाई देता है, तो वो है महाजनपद काल। और इस प्रश्न के हिसाब से उसका सही उत्तर क्या होगा, मौर्य काल। इसके बाद हम बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है सिक्कों के अध्ययन को क्या कहते हैं, आर्कियोलॉजी, हिस्टीरियोग्राफी, न्यूमिस्मेटिक्स या एपिग्राफी। तो ध्यान रखेंगे सिक्कों के अध्ययन को क्या कहा जाता है, न्यूमिस्मेटिक्स। जो अलग अलग प्रकार के जो सिक्के होते हैं, अलग अलग साम्राज्य के जो सिक्के होते हैं, अलग अलग कालखंडों के जो सिक्के होते हैं, उन सभी प्रकार के सिक्कों के अध्ययन का भी एक विषय होता है और एक क्षेत्र होता है, और उसी विषय या उस क्षेत्र को क्या कहा गया है, न्यूमिस्मेटिक्स। तो ये आपको ध्यान में रखना होगा। आते हैं अपने अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है कि शिशुनाग ने अपनी राजधानी कहाँ बनाई थी। तो आपके सामने चार ऑप्शन है यहाँ पर, क्या दिए हैं, मुर्शिदाबाद, पाटलिपुत्र, वैशाली या मुंगेर। किसकी बात की गई है, तो शिशुनाग की बात की गई है। शिशुनाग कौन है, तो ये मगध महाजनपद में जो दूसरा वंश था दिखाई देता है, शिशुनाग वंश, उसी शिशुनाग वंश के बारे में बात की गई है। और आपको इस बारे में जानकारी होनी चाहिए कि इस वंश का जो संस्थापक था उसका स्वयं का नाम भी क्या था, शिशुनाग। तो शिशुनाग वंश की स्थापना किसने की थी, शिशुनाग ने की थी। प्रश्न पूछा गया है कि इसकी राजधानी क्या थी, तो मुर्शिदाबाद, पाटलिपुत्र, वैशाली या मुंगेर। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है वैशाली। तो ध्यान रखेंगे शिशुनाग की राजधानी क्या थी, वैशाली। ये आपको ध्यान में रखना होगा। आते हैं अपने अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है कि प्राचीन काल में किस जनपद की राजधानी उज्जैन थी। तो आपके सामने चार ऑप्शन है, अवंती, कौशल, कौशाम्बी या राजगीर। तो प्राचीन काल में बात की गई है किस जनपद की, तो 16 महाजनपदों में से एक महाजनपद कौन सा, वो था अवंती महाजनपद। ध्यान रखेंगे कि प्राचीन काल में जो 600 ईसा पूर्व, ध्यान रखेंगे कब, तो 600 ईसा पूर्व के आसपास भारत में 16 महाजनपदों का उल्लेख मिलता है। कितने महाजनपदों का, तो 16 महाजनपदों का उल्लेख मिलता है। इन 16 महाजनपदों में से जो सबसे प्रसिद्ध महाजनपद था वो कौन सा था, मगध। और मगध का ही जो सबसे बड़ा उसका प्रतिद्वंदी था वो कौन सा था, अवंती महाजनपद। और इसी अवंती की राजधानी थी उज्जैन। वैसे इसकी दो राजधानियां थी, एक उज्जैनी और एक इसके अलावा माहिष्मती। तो आपको यहाँ पर उज्जैनी के बारे में प्रश्न पूछा है, तो उज्जैनी या उज्जैन किसकी राजधानी थी, तो अवंती महाजनपद की राजधानी थी। वहीं अगर बात कर लें इसके बारे में भी जान लीजिए कि 600 ईसा पूर्व के आसपास ये जो 16 महाजनपद उदय हुए थे भारत में, इन 16 महाजनपदों की जानकारी हमें किस प्रकार से मिलती है। तो इस बात के बारे में आप लोग स्पष्ट रूप से जान लीजिएगा कि जो 16 महाजनपद हैं इनकी जानकारी हमें दो ग्रंथों से मिलती है। और वो दो ग्रंथ में से एक ग्रंथ बौद्ध धर्म का ग्रंथ है, ध्यान रखेंगे, एक ग्रंथ बौद्ध धर्म का ग्रंथ है और दूसरा ग्रंथ जैन धर्म का ग्रंथ है। ये दो ऐसे ग्रंथ हैं जिनसे हमको ये बात पता चलती है कि 600 ईसा पूर्व के आसपास भारत में 16 महाजनपदों का उदय हुआ था। वो कौन कौन से ग्रंथ हैं, तो एक ग्रंथ है आपका अंगुत्तर निकाय। कौन सा निकाय, अंगुत्तर निकाय। ये किताब का नाम है, एक ग्रंथ का नाम है, तो नाम है अंगुत्तर निकाय। कौन से धर्म की किताब या ग्रंथ है ये, तो ये बौद्ध धर्म का है। वहीं दूसरा एक बात कर लें, दूसरा ग्रंथ है भगवती सूत्र। कौन सा सूत्र, भगवती सूत्र। और ये जो ग्रंथ है वो किस धर्म से संबंधित है, तो जैन धर्म से संबंधित है। तो ये दोनों, ये सारी बातें आप ध्यान रखेंगे और इसके साथ साथ अवंती से जुड़ा हुआ जो प्रश्न था उसको भी आप ध्यान में रखेंगे। आते हैं अपने अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है पटना शहर का पुराना नाम क्या है। तो चार ऑप्शन है, पाटलिपुत्र, कन्नौज, कौशाम्बी या कपिलवस्तु। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा पाटलिपुत्र। आपको याद रखना होगा कि पटना का जो है प्राचीन नाम क्या मिलता है, पाटलिपुत्र। और इस शहर को, पाटलिपुत्र शहर को किसने बसाया था, उदयन ने बसाया था। किस वंश का शासक है, तो आपको जानकारी होनी चाहिए कि हर्यक वंश का शासक है। उदयन ने गंगा
और सोन नदी, गंगा और सोन नदी के संगम पर एक नया शहर बसाया था जिसका नाम है पाटलिपुत्र। इसी शहर को वर्तमान में हम किस नाम से जानते हैं, पटना। और पटना जो है किसकी राजधानी है, तो ये बिहार की वर्तमान में राजधानी है। तो बिहार जो राज्य है उसकी राजधानी पटना, प्राचीन नाम पाटलिपुत्र, बसाने वाला कौन, उदयन। कौन सी नदी के किनारे, तो गंगा और सोन नदी के किनारे। साथ ही साथ यहाँ पर ये भी जान लीजिए कि ये जो पाटलिपुत्र था इसे पटना नाम किसने दिया, तो इसे पटना नाम देने वाला व्यक्ति है शेर शाह सूरी। कौन है, शेर शाह सूरी। तो सूरी वंश का जो शासक था शेर शाह सूरी, उसने ही इस पाटलिपुत्र को वर्तमान नाम पटना दिया था। आते हैं अपने अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है कि भारत का प्रथम साम्राज्य निर्माता कौन सा वंश था। इन चारों वंशों में से वो कौन सा वंश था जिसने भारत में पहला एक बड़ा व्यवस्थित तरीके का साम्राज्य स्थापित किया था, तो ऑप्शन है नंद वंश, मौर्य वंश, गुप्त वंश या कोई नहीं। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होना चाहिए मौर्य वंश। मौर्य ही वह वंश है या मौर्य वंश के ही शासक हैं जिन्होंने एक बहुत बड़े भूभाग को अपने अधीन कर लिया था भारत के, और एक बहुत बड़े साम्राज्य का निर्माण किया था। तो ध्यान रखेंगे इनमें से कौन सा वो वंश होना चाहिए, मौर्य वंश। आते हैं अपने अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है कि अलेक्जेंडर ने भारत पर आक्रमण कब किया था। ईसा से 326 ईसा पूर्व, ईसा की मृत्यु के 326 वर्ष बाद, ईसा से 320 वर्ष बाद, ईसा से 298 वर्ष पूर्व। तो यहाँ पर हम ये जानने से पहले कि अलेक्जेंडर ने भारत पर कब आक्रमण किया था, इससे पहले हम जान लें अलेक्जेंडर के बारे में कुछ बातों को। अलेक्जेंडर अर्थात जिसे भारत के लोग किस नाम से जानते हैं, सिकंदर। तो अलेक्जेंडर यानी कि सिकंदर ही वो एक ही नाम है दोनों, यूनानी नाम अलेक्जेंडर, हिंदी नाम सिकंदर। और ये भारत आया था, पहले तो जान लीजिए कहां से आया था, तो ये आया था यूनान से। इसका मूल देश कौन सा था, यूनान, जिसे आज आप लोग किस नाम से जानते हैं, ग्रीस। तो यूनान या ग्रीस, जिसकी राजधानी के बारे में भी आपको पता होना चाहिए, एथेंस। राजधानी क्या है इसकी, एथेंस। तो यहीं से आया था कौन, सिकंदर। और वो कौन से राज्य से आया था भारत में, तो आया था मकदूनिया या मैसेडोनिया, हिंदी में मकदूनिया बोलते हैं, इंग्लिश में इसी को मैसेडोनिया बोलते हैं। इसी राज्य से, इसी एक प्रांत से कौन आया था, सिकंदर। तो ये प्रांत कहाँ था, यूनान में था। इसका ही एक व्यक्ति है ये, और इसने विश्व विजय का अब एक सपना देखा था, और उसी विश्व विजय के सपने के तहत उसने भारत में भी आक्रमण किया था। तो यहाँ पे प्रश्न ये है कि उसने भारत पर आक्रमण कब किया था, तो उसने जब भारत पर आक्रमण किया था, उसका सही उत्तर है ईसा से 326 वर्ष पूर्व, मतलब ईसा मसीह के जन्म से 326 वर्ष पहले ही उसने भारत पर आक्रमण कर दिया था। तो ये आपके लिए महत्वपूर्ण है, साथ ही साथ ये जानकारी भी आप ध्यान में रखेंगे। आते हैं अपने अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है हाइडेस्पीज युद्ध लड़ा गया था किस, तो ऑप्शन है किस नदी के किनारे। चार ऑप्शन दिए हैं, व्यास नदी, झेलम नदी, सिंधु नदी या सतलज नदी। तो आपको ध्यान रखना होगा हाइडेस्पीज जो है वो एक यूनानी नाम है। क्या है, तो एक यूनानी शब्द है भारत की एक नदी का, और वो नदी है आपकी झेलम नदी। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा झेलम नदी के किनारे। तो हाइडेस्पीज का युद्ध या फिर झेलम का युद्ध, या इसी को एक और संस्कृत नाम मिलता है इस नदी का, वो है वितस्ता। तो वितस्ता का युद्ध, ये तीनों ही जो युद्ध हैं इसी युद्ध से जुड़े हुए हैं। और ये युद्ध लड़ा किसने था, तो ध्यान रखेंगे जो अभी आपने थोड़ी देर पहले देखा, सिकंदर ने। तो सिकंदर जब 326 ईसा पूर्व भारत में आक्रमण करता है, तो उसने भारत के पश्चिमी राज्य में जो एक शासक था जिसका नाम था पोरस, पोरस से एक युद्ध लड़ा। और वो युद्ध जिस नदी के किनारे लड़ा गया था, वो युद्ध इसी झेलम नदी के किनारे लड़ा गया, जिसे यूनानी में भाषा में हाइडेस्पीज या संस्कृत में वितस्ता भी कहते हैं आप। तो पोरस और सिकंदर, किसके बीच, पोरस वर्सेस सिकंदर के बीच लड़ा गया युद्ध किस नाम से जाना जाता है, हाइडेस्पीज के युद्ध के नाम से जाना जाता है। इस युद्ध में किसकी विजय हुई, तो ध्यान रखेंगे इस युद्ध में सिकंदर की विजय हुई थी। तो महत्वपूर्ण युद्ध है हाइडेस्पीज का युद्ध या झेलम का युद्ध या वितस्ता का युद्ध, किसके किसके बीच, तो पोरस और सिकंदर के बीच ये युद्ध लड़ा गया। और इस युद्ध का परिणाम ये हुआ कि इसमें सिकंदर की विजय होती है। परंतु यहाँ पर ध्यान रखेंगे कि इस युद्ध के बाद सिकंदर भारत में ज़्यादा दिनों तक नहीं रहता है, और वो यहाँ से वापस लौट जाता है। तो ये आपके लिए महत्वपूर्ण है। अब आते हैं हम अपने अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है कि सिकंदर द्वारा पोरस की पराजय किस युद्ध में हुई। तो मैंने जैसा अभी थोड़ी देर पहले ही बताया आपको कि वो युद्ध कौन सा है, झेलम। झेलम नदी के किनारे जो लड़ा गया युद्ध था उसी को हाइडेस्पीज युद्ध के नाम से जाना जाता है, और उस युद्ध में सिकंदर ने पोरस को पराजित कर दिया था। ये आपके लिए महत्वपूर्ण है।
आते हैं अपने अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है 326 ईसा पूर्व उत्तर पश्चिम भारत में सिकंदर का अतिक्रमण इनमें से किसके काल में हुआ था। प्रश्न ये पूछना चाह रहा है कि उस समय जब सिकंदर भारत में 326 ईसा पूर्व में आया था, उस समय भारत में या मगध साम्राज्य पर कौन सा वंश और उस वंश के कौन से शासक का शासन था। तो 4 ऑप्शन है, अजातशत्रु, नंदवंश, चंद्रगुप्त मौर्य या फिर शिशुनाग। तो आपके सामने 4 ऑप्शन दिए हैं, ये इनमें से कौन सा शासक है या वो कौन सा वंश है जो इस काल में भारत पर या मगध पर शासन कर रहा था। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है नंदवंश। कौन सा वंश? तो नंदवंश वो वंश है जो इस समय भारत पर शासन कर रहा था, और इस वंश का जो शासक भारत पर इस समय शासन कर रहा था वो था धनानंद। तो नाम याद रखेंगे, धनानंद वो शासक था नंदवंश का जो सिकंदर के आक्रमण के समय भारत में शासन कर रहा था। महत्वपूर्ण बात यह है कि ये जो धनानंद है और ये जो सिकंदर है, इन दोनों का आमना सामना नहीं हुआ था। सिकंदर इससे लड़े बिना ही भारत से वापस लौट गया था। तो याद रखेंगे वंश है नंदवंश, शासक कौन था? धनानंद। बात करते हैं अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न है मेगस्थनीज किसके दरबार में आया था या किसके दरबार में था। तो सबसे पहले तो यहाँ पर हम मेगस्थनीज को जान ले कि मेगस्थनीज कौन था। तो मेगस्थनीज एक राजदूत था। क्या था? राजदूत। कैसा, कहाँ का राजदूत था? तो एक यूनानी राजदूत था। ठीक है, ध्यान रखेंगे, एक यूनानी राजदूत था। किस शासक ने इसे भारत भेजा था? तो वो शासक कौन था आपका? सेल्यूकस निकेटर। एक यूनानी राजा सेल्यूकस निकेटर। सेल्यूकस निकेटर ने मेगस्थनीज को, तो किसको? मेगस्थनीज को, जो कि एक यूनानी राजदूत था, उसे भारत भेजा था। किसके दरबार में भेजा था? किस वंश के दरबार में भेजा था? प्रश्न यहाँ पर यही है। तो प्रश्न का सही उत्तर है चंद्रगुप्त मौर्य। मौर्य वंश के शासक चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में मेगस्थनीज भारत आया था, और इसे भारत भेजने वाला शासक कौन था? यूनानी शासक सेल्यूकस निकेटर। तो ध्यान में रखेंगे। आते हैं अपने अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन भारत नहीं आया था। 4 ऑप्शन है, मेगस्थनीज, कोलंबस, वास्को डी गामा, फाहियान। तो चारों नामों को आप पढ़ेंगे तो इनमें से कुछ 2 नाम ऐसे हैं जो प्राचीन काल के हैं, और 2 नाम ऐसे हैं जो आधुनिक काल से जुड़े हुए हैं कहीं ना कहीं। तो सबसे पहले देख लेते हैं मेगस्थनीज की। तो मेगस्थनीज तो प्राचीन काल में भारत आ चुका था, मैंने अभी थोड़ी देर पहले ही बताया, चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में आया था। इसके अलावा बात करें वास्को डी गामा की, तो वास्को डी गामा जो है वो आधुनिक काल में भारत आने वाला प्रथम यूरोपीय व्यक्ति है, ये बात भी आपको पता होगा, पुर्तगाल से आया था। साथ ही साथ अगर बात करें फाहियान की, तो फाहियान एक चीनी बौद्ध यात्री था जो कि गुप्त वंश के शासक चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य के शासनकाल के दौरान बौद्ध धर्म के बारे में ज्ञान प्राप्त करने के लिए भारत आया था। तो ये 3 प्रश्न, ये 3 ऑप्शन यहाँ पे क्लियर हो जाते हैं। तो बचता है क्या? कोलंबस। तो कोलंबस वो व्यक्ति है जो भारत नहीं आया था, और इसने एक नया ही देश खोज लिया था। भारत खोजते खोजते इसने एक नया देश या एक महाद्वीप ही खोज लिया था, उसका नाम है अमेरिका। तो ध्यान रखेंगे कि कोलंबस कभी भी भारत नहीं आया। आते हैं अपने अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है मेगस्थनीज द्वारा रचित किस ग्रंथ से भारत के मौर्यकालीन इतिहास का पता चलता है। इंडिका, प्रोथोसा, द वर्ल्ड या कोई नहीं। तो अभी थोड़ी देर पहले ही हमने जाना कि मेगस्थनीज भारत आया था, किसके समय में आया था, तो भी जान लिया हमने। अब यहाँ पर प्रश्न पूछा गया है कि भारत में जब वो मौर्यकालीन इतिहास का पता चलता है तो किस ग्रंथ से। मेगस्थनीज ने कौन सी किताब लिखी जिससे भारत के इतिहास की जानकारी मिलती है? तो वो ग्रंथ है आपका इंडिका। बहुत ही महत्वपूर्ण किताब है ये इंडिका, जो कि यूनानी भाषा में लिखी गई है, और इस ग्रंथ में मेगस्थनीज ने भारत के उस समय के इतिहास का वर्णन किया है। इंडिका का अर्थ होता है इंडिया का इतिहास, एक तरह से यही उसका अर्थ होता है। इसके बाद आते हैं हम अपने अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है अपने साम्राज्य के विस्तार में चंद्रगुप्त मौर्य की सहायता की थी। इस प्रश्न का मतलब अर्थ ये है कि इन चारों में से वो कौन सा व्यक्ति है जिसने चंद्रगुप्त मौर्य को अपने साम्राज्य की स्थापना करने में सहायता प्रदान की थी। तो आप सभी ध्यान रखेंगे, चंद्रगुप्त मौर्य जिसने मौर्य साम्राज्य की स्थापना की थी, किसकी हत्या करके की थी? तो ध्यान रखेंगे नंद वंश के अंतिम शासक, और वो अंतिम शासक कौन है? धनानंद। तो अभी थोड़ी देर पहले ही मैंने इसका नाम बताया था आपको, धनानंद। तो धनानंद की हत्या करके चंद्रगुप्त मौर्य ने एक नया वंश बनाया, मौर्य वंश। इस वंश को स्थापित करने में जिस व्यक्ति ने उसकी सर्वाधिक सहायता की वो व्यक्ति है चाणक्य, जिसे आप इतिहास की किताबों में कौटिल्य के नाम से भी जानते हैं, पता ही है आपको कौटिल्य। इसी का एक और नाम क्या मिलता है? विष्णुगुप्त शर्मा। तो ये दोनों ही नाम आप याद रखेंगे, विष्णुगुप्त शर्मा और कौटिल्य, ये किसके नाम मिलते हैं इतिहास में? चाणक्य के। तो ये चाणक्य, कौटिल्य या विष्णुगुप्त शर्मा ही वो व्यक्ति है जिसने इसकी सहायता की थी एक साम्राज्य स्थापित करने में। आते हैं अपने अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है प्राचीन भारत का वह प्रसिद्ध शासक जिसने अपने जीवन के अंतिम दिनों में जैन धर्म अपनाया था। तो 4 ऑप्शन दिए हैं, चंद्रगुप्त मौर्य, अशोक, समुद्रगुप्त या बिंदुसार। इन चारों में से कौन सा व्यक्ति था जिसने अंतिम दिनों में जैन धर्म अपना लिया था? तो इस प्रश्न का सही उत्तर है चंद्रगुप्त मौर्य। कौन? चंद्रगुप्त मौर्य। मौर्य वंश का संस्थापक
संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य वो अंतिम व्यक्ति दिखाई देता है, वो व्यक्ति दिखाई देता है जिसने क्या कर लिया था, अपने अंतिम दिनों में कौन सा धर्म अपना लिया था, जैन धर्म अपना लिया था। और उसने अपनी जो मृत्यु है, मतलब जो अंतिम समय है, वो मृत्यु को कैसे प्राप्त किया था, तो जैन धर्म में एक विधि होती है संलेखना विधि, उस संलेखना विधि को इसने अपनाया। तो ध्यान रखेंगे कि कौन, चंद्रगुप्त मौर्य जो कि मौर्य वंश का संस्थापक है, उसने अपने अंतिम दिनों में जैन धर्म अपना लिया था और अंतिम दिनों में उसने संलेखना विधि का प्रयोग करके अपने जीवन त्याग किया था। और ये जीवन त्याग कहाँ पर किया था उसने, तो चंद्रगिरी पर्वत पर किया था। कहाँ पर किया था, चंद्रगिरी पर्वत पर उसने अपना जीवन त्याग किया था। संलेखना विधि होती क्या है, तो संलेखना विधि ऐसी विधि है जिसमें एक व्यक्ति भूखा और प्यासा रह करके अपने जीवन को त्याग देता है। तो ये जैन धर्म में मान्यता प्राप्त है, इसके बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए। आते हैं अपने अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने जीवन के अंतिम दिन कहाँ बिताए थे। तो अंतिम दिन जैसा भी मैंने थोड़ी देर पहले बताया कि उन्होंने जैन धर्म अपना लिया था और अंतिम दिन उन्होंने एक तरह से चंद्रगिरी पर बिताया था। हाँ, ध्यान रखेंगे वो चंद्रगिरी है कहाँ पर, तो चंद्रगिरी जो है उसकी लोकेशन है कर्नाटक में। कहाँ पर है, कर्नाटक में। तो इस प्रश्न का भी सही उत्तर यही होगा, उस जगह पे होगा जो कर्नाटक में हुई। और इनमें से जो जगह है कर्नाटक में वो है श्रवणबेलगोला। तो ध्यान में रखेंगे कि चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने जीवन का अंतिम समय जो है वो कर्नाटक के श्रवणबेलगोला में बिताया था। और यहीं पर जो चंद्रगिरी पर्वत है, उसी चंद्रगिरी पर्वत पर उन्हें अंतिम मतलब निर्वाण प्राप्त होता है एक तरह से, या उनकी मृत्यु प्राप्त हुई थी। किस मृत्यु हुई थी, तो ध्यान रखेंगे चंद्रगुप्त मौर्य की मृत्यु कहाँ हुई थी, श्रवणबेलगोला में, या फिर श्रवणबेलगोला में जो पर्वत है चंद्रगिरी पर्वत, वहां पर इनकी मृत्यु हुई थी। तो ये आपको ध्यान में रखना होता है। इसके बाद अगले प्रश्न पर आते हैं। अगला प्रश्न है, अशोक ने बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए विदेशों में किसको भेजा था। तो ये भी महत्वपूर्ण प्रश्न है। इस प्रश्न से भी आपको कई तरह के प्रश्न बनते हैं। अशोक, आपको पता है कि कलिंग के युद्ध के बाद उसने बौद्ध धर्म अपना लिया था और इसको अपनाने के बाद उसने इस धर्म के प्रचार प्रसार के लिए बहुत कार्य किया। और इसी क्रम में उसने अपने मंत्रियों को और साथ ही साथ अपने परिवार के सदस्यों को भी अलग अलग जगहों पर भेजा और बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार करवाया। इसी क्रम में इससे जुड़ा हुआ एक प्रश्न है यहाँ पर कि किसको विदेश भेजा था इन चार में से। तो ध्यान रखेंगे कि अशोक ने जब बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार शुरू किया तो उसने श्रीलंका में, जिसे प्राचीन काल में आप सिंहल द्वीप के नाम से जानते हैं। किस द्वीप के नाम से, सिंहल द्वीप। तो सिंहल द्वीप जिसका वर्तमान में नाम श्रीलंका है, वहां पर अशोक ने बौद्ध धर्म के प्रचार करने के लिए अपने पुत्र का नाम है महेंद्र और पुत्री संघमित्रा, क्या नाम है पुत्री का, संघमित्रा को भेजा था। तो पुत्र महेंद्र और पुत्री संघमित्रा को श्रीलंका या सिंहल द्वीप बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए भेजा था। तो इसमें से एक नाम आपके सामने यहाँ पर है, कौन सा, संघमित्रा। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा संघमित्रा को अशोक ने बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए विदेश में भेजा था। आते हैं अपने अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, भारतीय राशि पंचांग किस नाम से जाना जाता है। आपके सामने चार ऑप्शन है, विक्रम संवत, शक संवत, हिजरी संवत या कोई नहीं। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं विक्रम संवत की। उससे भी पहले हम ये समझ लेते हैं प्रश्न क्या पूछा गया है। तो प्रश्न पूछा गया भारतीय राशि पंचांग के बारे में। तो इनमें से जो पहला ऑप्शन दिया है वो है विक्रम संवत। विक्रम संवत जो है या विक्रम कैलेंडर जो है, उसके आधार पर ही भारतीय जो समाज है, उसमें जो हिंदू समाज है, वो अपने धार्मिक त्योहारों को तय करता है। तो हिंदुओं के जो 30 त्योहार हैं वो विक्रम संवत के आधार पर तय होते हैं, निर्धारित होते हैं। उसी में से एक और ऑप्शन जो दिया है हिजरी संवत, ये जो है ये इस्लामिक कैलेंडर है और ये इस्लामिक समाज के जो 30 त्योहार हैं वो इस कैलेंडर के आधार पर तय होते हैं। तो रही बात, एक ही कैलेंडर यहाँ पर बचता है, वो कैलेंडर कौन सा है, शक संवत। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है शक संवत। शक संवत ही वो कैलेंडर है जिसे भारत सरकार ने अपना राशि कैलेंडर घोषित कर रखा है। और ये जो शक संवत है, इसकी शुरुआत किसने की थी, तो 78 ईस्वी में। किसने, तो कनिष्क के द्वारा। ध्यान रखेंगे कि इस कैलेंडर की, शक संवत की नींव 78 ईस्वी में या एडी में कनिष्क के द्वारा, जो कि कुषाण वंश का शासक था। ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखेंगे। कुषाण वंश का शासक कनिष्क, इसने 78 एडी या 78 ईस्वी में अपना राज्याभिषेक करवाया और इस राज्याभिषेक की याद में उसने एक नया कैलेंडर शुरू करवाया जिसका नाम है शक संवत या शक कैलेंडर। और इसी कैलेंडर को भारत सरकार ने वर्तमान में अपना राशि कैलेंडर घोषित करके रखा हुआ है। आते हैं अपने अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, चाणक्य को निम्न नाम से जाना जाता था। चार ऑप्शन है, समुद्रगुप्त, विष्णुगुप्त, श्रीगुप्त या कोई नहीं। तो जैसा मैंने पहले बताया क्वेश्चन में कि चाणक्य का एक नाम क्या मिलता है, विष्णुगुप्त शर्मा। तो ये उनका ही एक नाम मिलता है चाणक्य का।
आते हैं अपने अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है अर्थशास्त्र लिखा था। तो इंपॉर्टेंट प्रश्न ये कि अर्थशास्त्र किसने लिखा था? चार ऑप्शन है, चाणक्य ने, चंद्रगुप्त ने, मेगस्थनीज ने या सेल्यूकस ने। तो सबसे पहले तो हम बात कर लेते हैं अर्थशास्त्र की। तो अर्थशास्त्र जो है वो एक किस विषय की पुस्तक है, इसके बारे में भी प्रश्न आता है। तो ध्यान रखेंगे ये पुस्तक है वो राजनीति शास्त्र की पुस्तक है। नाम से ऐसा लगता है कि ये अर्थशास्त्र की पुस्तक होगी या इसमें अर्थव्यवस्था के बारे में जानकारी दी गई होगी, लेकिन ध्यान रखेंगे इसमें अर्थव्यवस्था के बारे में जानकारी नहीं दी गई है। यह किताब जो है पूरी तरह से राजनीति शास्त्र पर लिखी गई किताब है और इस किताब में या इस ग्रंथ में मौर्य वंश या मौर्य काल की राजनीतिक व्यवस्था या उनके प्रशासनिक व्यवस्था का वर्णन मिलता है। तो बात है, मैंने क्या बताया आपको कि किस काल के बारे में जानकारी मिलती है? मौर्य काल की प्रशासनिक व्यवस्था की जानकारी मिलती है। और इसका मतलब होगा कि इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा? चाणक्य ने, क्योंकि चाणक्य ही वो व्यक्ति हैं जो मौर्यों के क्या थे? प्रधानमंत्री थे। तो चाणक्य के द्वारा लिखी गई एक बहुत ही प्रसिद्ध किताब है, ग्रंथ है अर्थशास्त्र, जो कि राजनीति शास्त्र पर लिखी गई है, ना कि अर्थव्यवस्था पर। और किस काल के बारे में जानकारी देती है? तो मौर्य काल के बारे में जानकारी देती है। आते हैं अपने अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है सिकंदर की मृत्यु कहाँ हुई थी? तो चार ऑप्शन है, पटाला, तक्षशिला, बेबीलोन, गेटरोसिया। तो बात की गई है सिकंदर की। सिकंदर 326 ईसा पूर्व में भारत में आया था, ये हमने देख लिया है। यहाँ से वो वापस लौटता है और लौटते वक्त ही रास्ते में ही यूनान पहुँचने से पहले उसकी मृत्यु हो जाती है। तो याद रखेंगे कि उसकी मृत्यु कब हुई? तो ये प्रश्न आता है 323 BC में या 323 ईसा पूर्व में। कब हुई मृत्यु? तो 323 ईसा पूर्व में। कहाँ पर हुई? तो ये याद रखेंगे आप लोग, ये हुई थी वर्तमान में इस देश को आप लोग बोलते हैं इराक। क्या बोलते हैं? वर्तमान में आप इस देश को इराक के नाम से जानते हैं। प्राचीन काल में इसे हम मेसोपोटामिया नाम से भी देखते हैं। तो इराक या मेसोपोटामिया वो देश है, वो जगह है जहाँ पर सिकंदर की मृत्यु हुई थी। बात यहाँ पर यह है कि इराक या मेसोपोटामिया में वो कौन सी जगह थी? तो इसका सही जवाब होगा बेबीलोन। कौन सी जगह? तो बेबीलोन वो जगह है जहाँ पर सिकंदर की मृत्यु हुई थी। तो ये ऑप्शन सी इसका सही उत्तर होगा। तो साथ ही साथ ये सब बातें भी याद रखेंगे। 323 ईसा पूर्व में उसकी मृत्यु हुई। कहाँ पर हुई? तो इराक या मेसोपोटामिया में। जगह कौन सी है? बेबीलोन। आते हैं अपने अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा भारत का प्राचीनतम राजवंश है? वर्धन, कुषाण, मौर्य और गुप्त। तो ये चारों ही जो वंश यहाँ पर दिए हैं सभी वंश भारतीय वंश ही हैं, लेकिन प्रश्न के हिसाब से इनमें से हमको प्राचीन राजवंश को चुनना है। तो अगर हम बात करें तो इसमें सबसे पहला जो राजवंश होगा इन चारों ऑप्शन में वो है मौर्य। तो सबसे पुराने हैं मौर्य। मौर्यों के बाद आपको कुषाण दिखाई देंगे। कुषाणों के बाद मतलब ये फर्स्ट है, इसके बाद आपको सेकंड में कुषाण दिखाई दे देंगे। थर्ड नंबर पर आप यहाँ पे गुप्त देख सकते हैं। चौथे नंबर पर है वर्धन। तो इस क्रम में ये वंशावली आपको दिखाई देगी। तो मौर्य, फिर कुषाण, फिर गुप्त और फिर वर्धन। तो सबसे पुराने कौन से हैं? मौर्य वंश के शासक हैं। आते हैं अपने अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है अशोक किस वंश से संबंधित था? तो चार ऑप्शन है, मुगल, गुप्त, मौर्य और कोई नहीं। तो इस प्रश्न का तो सही जवाब यही है, सी ऑप्शन, मौर्य वंश। अशोक किस वंश का शासक था? मौर्य वंश का शासक था। आते हैं अपने अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है अशोक के अभिलेख को सर्वप्रथम किसने पढ़ा? अब बात करते हैं हम अशोक के अभिलेखों की। आप सभी को पता है कि अशोक ने जब बौद्ध धर्म अपना लिया था तो बौद्ध धर्म अपनाने के बाद उसने बहुत सारे संदेश लिखवाए थे, धार्मिक संदेश, राजनीतिक संदेश, ऐसे कई तरह के संदेश उसने लिखवाए थे। और इन सभी संदेशों को उसने पत्थरों पर लिखवाया था। और ये जो पत्थरों पर उसने लिखवाया था इसको भी अलग अलग भागों में हम देखते हैं, जैसे शिलालेख, स्तंभ लेख और गुफा लेख या गुहा लेख। इन तीन भागों में उसके अभिलेख हमको दिखाई देते हैं। अभिलेख मतलब लिखी हुई चीजें। तो उसने इन तीन तरह से चीजों को लिखवाया था। या तो बड़े बड़े पत्थरों पर उसने लिखा है तो इसको शिलालेख बोला जाता है, या तो स्तंभों पर लिखवाया तो इसको स्तंभ लेख कहा जाता है, या फिर गुफाओं के अंदर उसने मैसेजेस या संदेश लिखवाए उसको गुफा लेख कहा जाता है। तो ये जितने भी तरह के अभिलेख मिले हैं उनको सबसे पहले पढ़ने वाला या डिकोड करने वाला व्यक्ति कौन है, इसी के बारे में एक प्रश्न पूछा गया है। आपके सामने चार ऑप्शन है, जेम्स प्रिंसेप, जेम्स विलियम्स या कोई नहीं। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है जेम्स प्रिंसेप ही वो व्यक्ति है जिसने अशोक के अभिलेखों को पढ़ने में सबसे पहले सफलता प्राप्त की थी। इसके बाद हम आते हैं अपने अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है कि अशोक ने इन सभी में से कौन सा धर्म अपनाया था? तो मैंने जैसा बताया भी थोड़ी देर पहले ही कि अशोक ने कलिंग के युद्ध के बाद बौद्ध धर्म अपना लिया था। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा? बौद्ध धर्म। याद रखेंगे कौन सा धर्म अपनाया था उसने? बौद्ध धर्म।
आते हैं हम अपने अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, अपने अभिलेखों में प्रायः जिस नाम से अशोक संदर्भित है वह है। तो यहाँ पर प्रश्न ये पूछा गया है कि अशोक ने जितने भी अभिलेख लिखवाए, चाहे शिलालेख हों, स्तंभ लेख हों या गुफा लेख हों, चाहे जितने भी हों, उन सभी में उसके क्या नाम मिलते हैं। तो ध्यान रखेंगे कि जितने भी अभिलेख मिले हैं उनमें से कई में उसके नाम में अशोक नाम मिलता है। ध्यान रखेंगे कई ऐसे अभिलेख मिले हैं जहाँ पर उसका नाम क्या मिलता है, अशोक। जैसे कि गुर्जरा एक अभिलेख ऐसा है जिसमें अशोक का नाम क्या मिलता है, अशोक मिलता है। लेकिन और बहुत सारे जो दूसरे अभिलेख हैं वहां पर अशोक का नाम अशोक न मिलकर के कुछ और मिलता है। उसी से जुड़ा हुआ ये प्रश्न है। तो देखते हैं कौन सा उत्तर होगा। पहला ऑप्शन है प्रियदर्शी, दूसरा ऑप्शन है धर्मदेव, तीसरा है चक्रवर्ती, चौथा है धर्मकीर्ति। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है प्रियदर्शी। ध्यान रखेंगे कि कई जगहों पर इसको प्रियदर्शी भी लिखा होगा, तो वो भी सही है, कोई दिक्कत नहीं है। इसके अलावा कई जगहों पर लिखा होगा देव नाम प्रियदर्शी या प्रियदर्शी, दोनों बातें सही हैं। तो देव नाम प्रियदर्शी ये बात भी सही है, या देव नाम प्रियदर्शी भी लिखा है तब भी चल जाएगा। तो देव नाम प्रियदर्शी या देव नाम प्रियदर्शी ये सभी नाम किसके हैं, अभिलेखों में अशोक के लिए इस्तेमाल किए गए नाम हैं। ये आपको ध्यान में रखना होगा। आते हैं हम अपने अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, किस स्थान के निकट प्रसिद्ध कलिंग का युद्ध लड़ा गया था। तो आपके सामने 4 ऑप्शन दिए गए हैं, कौन सा वो जगह है जहां पर कलिंग का प्रसिद्ध युद्ध अशोक ने लड़ा था। तो सबसे पहले तो याद रखना होगा आपको कि कलिंग का युद्ध लड़ा किसने था। तो कलिंग का युद्ध लड़ा था अशोक ने। और दूसरा प्रश्न ये भी याद रखेंगे कि कलिंग है कहाँ पर। तो इसकी वर्तमान लोकेशन दिखाई देती है उड़ीसा में। तो उड़ीसा राज्य में स्थित है ये कलिंग का युद्ध। अब ये अशोक ने जो युद्ध लड़ा था, इसी के बाद अशोक ने जो है धम्म विजय की नीति, कौन सी विजय की नीति, तो युद्ध विजय की नीति को त्याग दिया और उसकी जगह धम्म विजय की नीति को अपना लिया था। अब ये युद्ध जो कलिंग का लड़ा गया था, वास्तव में कलिंग कहां पर है, उड़ीसा में। तो ये इसका सही उत्तर है धौली। ध्यान रखेंगे इसका सही उत्तर क्या है, धौली वो जगह है जहां पर ये कलिंग उसके पास स्थित है। इसके बाद हम आते हैं अपने अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, सारनाथ में किस सम्राट का स्तंभ है, अकबर का, अशोक का, शेरशाह का या शाहजहां का। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है अशोक का। सारनाथ कहाँ है ये भी आपको पता होना चाहिए। सारनाथ है वाराणसी में। और वाराणसी कहाँ है, तो ये भी आपको पता होना चाहिए यूपी में। तो यूपी के वाराणसी के पास स्थित है सारनाथ, और उसी सारनाथ में अशोक के स्तंभ प्राप्त हुए हैं। आते हैं हम अपने अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, अशोक ने अपने शिलालेखों में अपने समकालीन दक्षिण के किस राज्य का उल्लेख नहीं किया था। तो ध्यान रखेंगे कि बात की गई है कि अशोक के बारे में बात की गई है, और ये पूछा गया है कि उसने अपने अभिलेखों में दक्षिण के किन राज्यों का उल्लेख नहीं किया गया है। तो आप सभी को पता होगा कि अशोक ने जितने भी अभिलेख लिखाए हैं उसमें अपने राज्य की सीमाओं का वर्णन भी किया है, और उसमें बताया है उसने कि उसके राज्य में जो दक्षिण के 3 राज्य हैं वो शामिल नहीं थे। वो कौन कौन से दक्षिण के 3 राज्य हैं, चोल, पांड्य और केरल पुत्र, ये 3 राज्य उसकी राज्य की सीमाओं में शामिल नहीं थे। ऐसा उसने अपने अभिलेखों में लिखवाया है। तो उस आधार पर, मतलब प्रश्न के आधार पर, इस प्रश्न का सही उत्तर होगा क्या, कुषाण। यानी कि कुषाण के बारे में उसने कोई भी वर्णन अपने अभिलेखों में नहीं किया, क्योंकि कुषाण, ध्यान रखेंगे, ये मौर्य काल का वंश है ही नहीं। ये मौर्यों के पतन के कई सौ साल बाद या कई साल बाद भारत में इसका उद्गम होता हुआ दिखाई देता, उदय होता हुआ दिखाई देता। तो ये मौर्यों का समकालीन वंश है ही नहीं। तो ये जो चोल, पांड्य और केरल पुत्र हैं ये मौर्यों के समकालीन वंश हैं, और इनके बारे में अशोक ने बताया कि ये इनके राज्य की सीमा जो है ये अलग थी, ये स्वतंत्र राज्य थे, ये अशोक के राज्य में शामिल नहीं थे। ये आपको ध्यान में रखना है। इसके बाद आते हैं हम अपने अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है कि मौर्य साम्राज्य में प्रचलित मुद्रा का नाम क्या था। तो मौर्यों के समय में ही आपको जैसा जानकारी होनी चाहिए कि इस काल में ही या महाजनपद काल में ही भारत में सिक्कों का निर्माण शुरू हो चुका था, और इन सिक्कों को हमने देखा है कि क्या नाम दिया गया था, तो पंचमार्ग कॉइन्स कहा गया है या आहत सिक्के कहा गया है। तो आहत सिक्के या पंचमार्ग कॉइन्स यानी कि ये काल है जब भारत में सिक्कों का निर्माण शुरू हो चुका था। सोना, चांदी या तांबे, इन धातुओं का प्रयोग करके सिक्के बनाए जा रहे थे। प्रश्न यहाँ पे यही पूछा जा रहा है कि मौर्यों की सिक्का या जो मुद्रा होती थी उसका क्या नाम है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है पण। ध्यान रखेंगे, मौर्यों की जो मुद्रा थी उसका एक सामान्य नाम क्या दिखाई देता है, पण। ये आपके लिए महत्वपूर्ण है। आते हैं अपने अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, निम्नांकित में से कौन सा मौर्य वंश का शासक नहीं है। 4 ऑप्शन है, अजातशत्रु, चंद्रगुप्त मौर्य, अशोक और बिंदुसार। तो प्रश्न महत्वपूर्ण है, यहाँ पर ध्यान रखेंगे, पूछा क्या गया है कि कौन मौर्य वंश का शासक नहीं है। तो चंद्रगुप्त मौर्य इस वंश का संस्थापक है, बिंदुसार चंद्रगुप्त मौर्य का पुत्र है, और अशोक जो है वो बिंदुसार का पुत्र है। तो ये तीनों ही मौर्य वंश के से संबंधित शासक हैं। बात करते हैं पहले ऑप्शन की, अजातशत्रु। तो अजातशत्रु इस वंश का शासक नहीं था, ये आपको ध्यान में रखना होगा। इसके बाद हम आते हैं अपने अगले प्रश्न पर।
अगला प्रश्न है मौर्य वंश का अंतिम राजा कौन सा था? बृहद्रथ, कुणाल, संपदी या संप्रति या सालिसुक। तो ये 4 ऑप्शन दिए गए हैं। प्रश्न बहुत सिंपल सा है कि मौर्य वंश का अंतिम राजा क्या पूछा गया है? मौर्य वंश का अंतिम राजा इनमें से कौन सा? तो इस प्रश्न का सही उत्तर है बृहद्रथ। ध्यान रखेंगे, मौर्य वंश का अंतिम ऐतिहासिक राजा जिसे इतिहास में माना जाता है वो कौन है? बृहद्रथ। और इसकी हत्या किसने की थी, इस पर भी प्रश्न आता है। तो ध्यान रखेंगे, इसकी हत्या इसी के सेनापति जिसका नाम था पुष्यमित्र शुंग। तो ध्यान रखेंगे, इसकी हत्या इसके सेनापति पुष्यमित्र शुंग ने की थी और हत्या करने के बाद इसने एक नया वंश स्थापित किया जिसका नाम था शुंग वंश। तो ये प्रश्न आपके लिए इंपॉर्टेंट है। आते हैं अपने अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है प्रसिद्ध सांची स्तंभ किसके समय में बना था? तो सांची, जिसके बारे में मैंने पहले बताया था, सांची है कहाँ पर? तो ये रायसेन जिले में है। रायसेन जिला कहाँ है? तो मध्य प्रदेश में है। तो ये आपको ध्यान में रखना होगा कि मध्य प्रदेश का एक जिला है रायसेन, वहाँ पर क्या है? सांची। और प्रश्न उसी से जुड़ा हुआ है कि सांची स्तंभ किसके समय में बना था? तो 4 ऑप्शन है, अशोक, हर्षवर्धन, बिंदुसार या कनिष्क। तो आपको इसका सही उत्तर होगा अशोक। अशोक ही वो व्यक्ति था या वह शासक था जिसने सांची में वहां पर स्तूप भी बनवाया और इसके अलावा स्तंभों का भी निर्माण करवाया था और अपने संदेशों को भी उसमें लिखवाया था। तो ये आप ध्यान में रखेंगे। आते हैं अपने अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है पाटलिपुत्र निम्नलिखित में से किन नदियों के संगम पर बसा है? तो बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, इससे प्रश्न आते रहते हैं। 4 ऑप्शन है, सोन और पुनपुन, गंगा और गंडक, गंगा और सोन और गंडक। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है गंगा और सोन। ध्यान रखेंगे, पाटलिपुत्र जो शहर है गंगा और सोन नदियों के संगम पर बसा हुआ शहर है। और कहाँ पर है? तो वर्तमान में बिहार में है, जिसे वर्तमान में हम पटना के नाम से जानते हैं। अब देखते हैं अपने अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न है ईसा पूर्व 2वीं सदी में कागज बनाने की कला को किसने खोजा था? चीनियों ने, रोमनों ने, ग्रीकों ने या मंगोलों ने? तो इस प्रश्न का सही उत्तर है चीनियों ने। ऐसा इतिहास में माना जाता है कि विश्व में सबसे पहले कागज है उसका सबसे पहले निर्माण किसने किया या कहाँ के लोगों ने किया? तो चीनियों को इस कला के बारे में सबसे पहले जानकारी हुई कि कागज का निर्माण किस तरह से किया जाता है, किया जा सकता है। इसके बाद हम आते हैं अपने अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है चाणक्य किसका प्रधानमंत्री था? 4 ऑप्शन दिए हैं, चंद्रगुप्त मौर्य, चंद्रगुप्त द्वितीय, अशोक या बिंबिसार। तो प्रश्न किया गया है किसके बारे में? चाणक्य या कौटिल्य या विष्णुगुप्त शर्मा के बारे में। और ये पूछा गया है कि वो किसका प्रधानमंत्री था? तो 4 ऑप्शन है, चंद्रगुप्त मौर्य, चंद्रगुप्त द्वितीय, अशोक या बिंबिसार। तो चाणक्य के बारे में ऐसा मिलता है कि उसे अपना प्रधानमंत्री मौर्य वंश के संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य ने नियुक्त किया था। तो ध्यान रखेंगे किसका प्रधानमंत्री था? चाणक्य, चंद्रगुप्त मौर्य का। और इसने ही इनके बारे में, इस वंश के बारे में किताब लिखी थी जिसका नाम है अर्थशास्त्र। तो ये आपके लिए महत्वपूर्ण है, ध्यान में रखना होगा चाणक्य और चंद्रगुप्त मौर्य को। तो ये आज जो हमने जितने भी प्रश्न देखे ये आपके एग्जाम्स के लिए बहुत महत्वपूर्ण हो सकते हैं। आगामी एग्जाम जो आप देने जा रहे हैं ध्यान रखेंगे। और इतिहास से जुड़े हुए प्रश्न अक्सर एग्जाम्स में आते रहते हैं। आज के इस वीडियो में केवल इतना ही। मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।